Hello, I am Seema and welcome to the Hindi version of part 28 of the chapter Organic Chemistry, Some Basic Principles and Techniques. हम लोग कर रहे थे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स इन कोवेलेंट बॉन्ड्स, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम 4 इफेक्ट्स करेंगे: इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट हम कर चुके हैं। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट करेंगे और हाइपर कॉन्जुगेशन हम इसके बाद वाली वीडियो में करेंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इफेक्ट्स होते हैं ये या तो इंटरनल होते हैं या ये एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल तब होते हैं जब जो भी स्पीशी या सब्स्टिट्यूएंट वो मॉलिक्यूल में ही प्रेजेंट है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है बाकी एटम्स से, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स जो है शिफ्ट हो रहे हैं अपनी जगह से, राइट। और ऐसा इफेक्ट जो होता है जब जो किसी स्पीशी या सब्स्टिट्यूएंट के कारण जो मॉलिक्यूल के अंदर ही हो वो परमानेंट होता है। तो परमानेंट इफेक्ट वाले जो थे वो 3 इफेक्ट्स थे: इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। और टेम्पररी इफेक्ट जो है वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। टेम्पररी इफेक्ट कब होता है? जब जो स्पीशी जो वो इफेक्ट कॉज कर रही है, इफेक्ट क्या है कि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हिल रहा है, अपनी जगह से मूव कर रहा है ना। जब हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, जो जिनमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाता है, अपनी जगह से हिल जाता है। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है कि ये जो स्पीशी है, आउटर जो स्पीशी जो कॉज कर रही है इस इफेक्ट को, मतलब ज्यादा पॉजिटिव है या ज्यादा नेगेटिव है, ये मॉलिक्यूल के अंदर नहीं है, ये मॉलिक्यूल के बाहर है। और ये इसके असर से इस मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं। और क्योंकि इसके असर से कर रहे हैं, जब तक ये उसके पास रहेगा तो ये असर दिखेगा, लेकिन जब वो दूर चला जाएगा जो उसको कॉज कर रहा है तो ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए इसको हम एक टेम्पररी इफेक्ट बोलते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्पररी इफेक्ट है। टेम्पररी इसलिए क्योंकि ये कोई ऐसी स्पीशी के कारण नहीं है जो मॉलिक्यूल के बीच में ही हो, ये किसी ऐसी स्पीशी के कारण है जो मॉलिक्यूल से बाहर है, और इसलिए ये इफेक्ट टेम्पररी है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था परमानेंट और टेम्पररी इफेक्ट समझाने के लिए कि अगर एक डब्बे में आयरन नेल्स ले लो आप, और उसी डब्बे के अंदर आप एक मैग्नेट लेके रख दो और बंद कर दो डब्बा। अब उस डब्बे में मैग्नेट भी है और आयरन नेल्स भी है, तो वो मैग्नेट क्या करेगा? मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी कि मैग्नेट जो है उन आयरन नेल्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो सारे नेल्स जो हैं वो मैग्नेट के आसपास चिपक जाएंगे और वो वैसे ही रहेंगे, क्योंकि आपने डब्बा बंद कर दिया। जितनी देर वो डब्बा वैसे ही पड़ा रहेगा वो सारे नेल्स मैग्नेट से चिपके रहेंगे। अब आप इमेजिन करो दूसरी सिचुएशन। तो एक तरह से ये क्या हुआ, एक परमानेंटली मैग्नेट जो के साथ नेल्स चिपक गए, परमानेंट इफेक्ट। जो मैग्नेट था वो डब्बे के अंदर ही था, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही था। अब आप इमेजिन करो कि नेल्स तो हैं डब्बे में, लेकिन मैग्नेट बाहर है। अब आप मैग्नेट को पास लेके आते हो तो सारे नेल्स मैग्नेट की तरफ जाते हैं, लेकिन डब्बे के अंदर है तो वहीं दीवार तक जाएंगे। और मैग्नेट आया, वो सब उधर आए, जैसे जैसे मैग्नेट हिलता गया वो सब नेल्स भी साथ 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 साथ, साथ हिलते जाएंगे। और जब आपने मैग्नेट को दूर कर दिया तो वो वापस वैसे ही गिर जाएंगे कि उनको अब कोई अट्रैक्ट करने के लिए है नहीं। तो क्या हुआ, ये एक ऐसा इफेक्ट था जो जितनी देर वो बाहर की स्पीशी के कारण था, वो डब्बे के अंदर नहीं था। बाहर से कुछ आया जिसके असर से वो सब इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नेट्स, नेल्स को आप इलेक्ट्रॉन समझो, उसकी तरफ गए या उससे दूर गए, व्हाटएवर। आयरन तो नहीं जाएगा, अगर मैग्नेट खुद होता अंदर और सेम पोल होता तो वो दूर जाता। एनीवे, दैट इज नॉट द पॉइंट। उसके इफेक्ट से, उसका इफेक्ट जो था वो एक्सटर्नल था और टेम्पररी था, इसलिए ये इफेक्ट जो है वो टेम्पररी है। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं जब उसका किसी बाहर के स्पीशी के कारण, तो उसको हम टेम्पररी इफेक्ट, उसके कारण से एक टेम्पररी इफेक्ट होता है। अब आपको याद है कि जब मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट समझाया था तो मैंने आपको क्या बोला था कि परमानेंट इफेक्ट है। एक एटम है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जिस दूसरे एटम से वो बाउंड है उसके इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा, और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से अपनी तरफ खींच लेगा तो वो एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज उस पे आ जाएगा, और उसके कारण से वो जो एटम जिससे दूर गए वो इलेक्ट्रॉन्स, वो पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब वो क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज हो गया, वो अगले एटम के साथ जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, और इस तरह से जो इफेक्ट है वो कैरी ओवर होता जाएगा।
और वो इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट करते जाएंगे अगले से अगले एटम से अगले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स और नजदीक आएंगे और नजदीक आएंगे। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता वो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारता और वो आगे उन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारते। जो भी है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो स्पीशी के बीच में प्रेजेंट होने के ही कारण था। ठीक है, और ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स थे जो मूव कर रहे थे? ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स थे। एक ही बॉन्ड अगर है तो वो इलेक्ट्रॉन्स भी थोड़े से शिफ्ट किए। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है कि ये जो बॉन्ड्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड के नहीं होते, ये सेकेंड बॉन्ड या थर्ड बॉन्ड के होते हैं, मतलब ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक्सटर्नल सोर्स के कारण, और हमने आपको क्या बताया था कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में कौन होता है? एक तो होता है सबस्ट्रेट और एक होता है रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट। इंडक्टिव इफेक्ट तो सबस्ट्रेट में ही होता है कि सबस्ट्रेट में ही गड़बड़ थी, उसमें ही कोई एक ऐसा एटम था जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, जिसने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कर दी। रेजोनेंस इफेक्ट में भी ऐसा होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन में भी ऐसा होता है। लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में ये जो सबस्ट्रेट है ये खुद, इसमें गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ कहां पे है? जो अटैकिंग एजेंट है, जो दूसरा एटम है जो बाहर है इस मॉलिक्यूल के, उसमें वो कॉज कर रहा है इस इफेक्ट को। और एक तो वो कॉज कर रहा है इस इफेक्ट को, और ये जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को इफेक्ट नहीं करता, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को इफेक्ट करता है। और एक और पॉइंट यहां याद रखना बहुत जरूरी है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को इफेक्ट करता है। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हुआ था? इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो थोड़े से हिल गए इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में। यहां पे एक कंप्लीट ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रॉन्स की। जो पाई बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उन दो एटम्स जिनके बीच में पाई बॉन्ड है, जैसे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो सेकेंड बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीटली दूसरे एक, उन दोनों में से किसी एक एटम की तरफ चले जाते हैं। तो एक कंप्लीट ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ें। इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट। ये टेम्पररी इफेक्ट क्यों है? क्योंकि ये खुद मॉलिक्यूल में प्रेजेंट किसी सबस्ट्रेट से नहीं है, लेकिन जो बाहर से अटैकिंग एजेंट है उसके कारण हो रहा है, इसलिए ये टेम्पररी इफेक्ट है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स, सिर्फ उन्हीं कंपाउंड्स में होगा जिनमें डबल, ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे। सिंगल बॉन्ड्स होंगे तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा। सिर्फ वही शो करते हैं इस इफेक्ट को इन द प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रीजेंट। अटैकिंग रीजेंट से इसका मतलब इफेक्ट टेम्पररी है, मॉलिक्यूल के अंदर नहीं है। असर किसके कारण हो रहा है? ये अटैकिंग रीजेंट के कारण हो रहा है। इट इज डिफाइंड एज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसमें थोड़ा सा शिफ्ट नहीं है इलेक्ट्रॉन्स का, कंप्लीट ट्रांसफर है। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है अपने अगर इस तरफ मूव कर रहे हैं तो इस एटम से उसका कोई रिश्ता नहीं रहेगा, वो जो उसका इलेक्ट्रॉन था वो भी उसको मिल जाएगा दूसरे वाले को। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है पाई इलेक्ट्रॉन्स की। दोनों एटम्स जो जिनसे वो जुड़ा होता है, उस वो पाई बॉन्ड जिन दो एटम्स को जोड़ता है, उन दोनों में से किसी एक एटम को वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स टोटली दे देता है। एंड ये कब होता है? मल्टीपल एटम्स जॉइंड बाय अ मल्टीपल बॉन्ड ऑन द डिमांड ऑफ द अटैकिंग रीजेंट। और ये डिसाइड कौन करता है कि वो किस एटम की तरफ जाएगा? जो अटैकिंग रीजेंट है उससे पता चलता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स इस एटम को मिलेंगे या इस एटम को मिलेंगे, दोनों में से किस एटम की तरफ जाएंगे। The effect is annulled as soon as the attacking reagent is removed. जैसे ही आप अटैकिंग रीजेंट को हटा देते हो, जैसे मैग्नेट को आपने हटा दिया तो क्या हुआ? मैग्नेट का असर खत्म हो गया, नेल्स वापस गिर गए। वही चीज जैसे ही आप अटैकिंग रीजेंट को हटा दोगे तो ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये उसी वक्त खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ तब तक रहेगा जितनी देर अटैकिंग रीजेंट वहां रहेगा। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैपिटल ई से। हम अगर कैपिटल ई लिखा है तो मतलब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स को हम कैसे दिखाते हैं? ये तो मैंने आपको बताया ही था कि हम कर्व्ड एरो नोटेशन से, जब आधा एरो अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो हम उसे हाफ एरो से दिखाते हैं, लेकिन अगर दो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो हम उसे फुल कर्व्ड एरो से दिखाते हैं। और यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर मूव कर रहा है पाई बॉन्ड का, इसलिए हम इसे फुल कर्व्ड एरो से इसको दिखाएंगे। जैसे रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट मैंने समझाते हुए आपको बताया था कि प्लस पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। इफेक्ट्स के केस में पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव चार्ज नहीं होता।
पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें चार्जेस नहीं बताते हैं, ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ रहे हैं तो मतलब पॉजिटिव हो रहे हैं, बढ़ रहा है, इंक्रीज इज पॉजिटिव। न्यूमेरिकली आप समझ सकते हो, 0 से पॉजिटिव वैल्यूज बढ़ रही हैं और 0 से नीचे जाती हुई नेगेटिव वैल्यूज घट रही हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो पॉजिटिव बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है तो उसे हम नेगेटिव बोलेंगे। सभी इफेक्ट्स में ये एप्लीकेबल होता है, ये नोटेशन। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी होता है और नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी होता है। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कब होता है? जब जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये अटैकिंग रीजेंट आया और अटैकिंग रीजेंट आके इस एटम को जुड़ गया। अगर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के वो उसी एटम से जाके जुड़ जाएं तो उसको हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस एटम पे आके सबस्ट्रेट ज्वाइन करेगा, अगर उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो हम उसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलेंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पे वो जुड़ रहा है उससे दूर हो रही है, दूसरे एटम पे जा रही है, तो उसको हम नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। ये ना ऐसे ही कॉम्प्लेक्स करने वाली बात है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, अगर अटैकिंग एजेंट पॉजिटिव होगा तो वो उसकी तरफ जाएंगे, अगर अटैकिंग एजेंट नेगेटिव होगा तो वो उससे दूर चले जाएंगे। सिंपल लॉजिक तो ये है, बाकी उसकी डेफिनेशन टेक्निकली हम कैसे भी देते रहे, सच तो ये है कि अटैकिंग रिएजेंट जो है इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, अगर अटैकिंग रिएजेंट पॉजिटिव है तो वो उसकी तरफ जाएंगे, और अगर अटैकिंग रिएजेंट नेगेटिव है तो वो उससे दूर चले जाएंगे। जब वो उसकी तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो उसको हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स उससे दूर हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस एटम पे कम हो गई तो उसको हम नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलेंगे। तो अब हम इसको पढ़ते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है। In this, the pi electrons of the multiple bond, जो pi electrons होते हैं multiple second bond के, are transferred to that atom to which the reagent gets attached. जिस atom पे reagent attach होगा उसकी तरफ ये electrons चले गए तो उसको हम पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो उसको हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये C डबल बॉन्ड C है, हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है, अटैकिंग रीजन पॉजिटिवली चार्ज है, आके इस कार्बन से जुड़ गया तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन की तरफ जाएंगे तो इसलिए वो इस कार्बन, और वो जा सिर्फ इन दो एटम्स के बीच में सकते हैं, या तो इस एटम को दोनों मिल जाएंगे या इस एटम को। तो क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव इस कार्बन से अटैच्ड है तो वो इसकी तरफ जाएंगे, और इसलिए जब इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ चले गए तो ये कार्बन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और हाइड्रोजन जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम था उसको इस कार्बन का वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो उधर गया वो उसको मिल गया तो वो तो हो गया न्यूट्रल, और ये कार्बन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, अब आओ नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पे। नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कब होगा? जब अटैकिंग रीजेंट नेगेटिव है। जब नेगेटिव रीजेंट आ रहा है और खुद जो है इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव हैं तो वो उससे दूर जाएंगे। जैसे ही नेगेटिव नेगेटिव आके इससे जुड़ जाएगा तो वो दो इलेक्ट्रॉन्स, टू मच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो वो दूसरे कार्बन की तरफ मूव कर जाएंगे। In this, the pi electrons of the multiple bond are transferred to that atom to which the attacking region does not get attached. मतलब कि इसमें pi electrons उस एटम के पास जाके चले जाएंगे जिस पे रीजेंट अटैच नहीं हुआ। अब जैसे साइनाइड जो है अटैकिंग रीजेंट नेगेटिवली चार्ज है, ये आया और इस कार्बन पे उसने अटैक किया। जब उसने इस कार्बन पे अटैक किया वो खुद नेगेटिवली चार्ज था तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये इस तरफ मूव कर गए। जैसे ये इस तरफ मूव करे तो ये कार्बन तो नेगेटिवली चार्ज हो गया लेकिन ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव कैंसिल हो गए और इसलिए ये न्यूट्रल हो गया, CCN बॉन्ड न्यूट्रल हो गया और ये कार्बन जो है ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। और उससे क्या हुआ कि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हुआ। कैसे? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो उस कार्बन की तरफ नहीं गए जिस कार्बन पे रीजेंट अटैच हुआ था, वो उस कार्बन पे गए जिस पे रीजेंट अटैच नहीं हुआ था। और क्यों हुआ था? क्योंकि रीजेंट नेगेटिव था और इसलिए उसको उससे दूर जाना था। नेगेटिव पोल्स जो हैं वो अट्रैक्ट नहीं हो सकते, वो रिपेल करते हैं। अब आप इमेजिन, ऐसा नहीं होता है कि कोई एक ही इफेक्ट हो मॉलिक्यूल में। कभी कभी आप रिएक्शंस देखते हो जिसमें दोनों इफेक्ट्स होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट पहले से ही था सबस्ट्रेट में और अब जो रीजेंट आ रहा है वो भी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी दिखा रहा है, तो दोनों इफेक्ट है।
तो जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आए कि दोनों इफेक्ट हों, कई बार तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट इस तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहा है और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसी तरफ बढ़ा रहा है, तो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। लेकिन अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में है कि इंडक्टिव इफेक्ट में तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे हैं और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ जाना है, तब आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सा इफेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ऐसी सिचुएशन में हम हमेशा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उसका रीजन क्या है? पहली बात तो इंडक्टिव इफेक्ट तो हमेशा रहेगा, वो तो उस एटम में जो डिफेक्ट, उसे इफेक्ट कहो या डिफेक्ट करो, वो तो उसकी प्रॉब्लम है ही है। ये जो नई प्रॉब्लम आई है बाहर से, आपका ध्यान उस नई प्रॉब्लम पे जाएगा, क्योंकि आप कुछ भी कर लो, वो जो प्रॉब्लम मॉलिक्यूल के अंदर ही है वो तो जाने नहीं वाली, वो तो वहीं रहेगी। लेकिन ये जो आ रहा है, ये प्रॉब्लम को लेके आ रहा है, नई प्रॉब्लम को, तो आप उसको एक तो ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये टेम्पररी है और ये न्यू है। ये तो परमानेंटली थी, सबस्ट्रेट जब आपने लिया था तो आपको पहले से पता था कि इसमें ये वाली प्रॉब्लम तो है ही है। अब इसलिए आप इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को एक बात क्यों इंपॉर्टेंस दोगे। दूसरी बात, इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन सिर्फ अपनी जगह से थोड़ा सा हिले थे, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुई थी। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया था, कंप्लीटली मूव किया था। इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये ज्यादा ड्रामेटिक और स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है। इसमें पूरा ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन, जबकि उसमें सिर्फ अपनी जगह से थोड़ा सा हिला है। तो इसलिए इलेक्ट्रोमेरिक, जब भी आप में इन दोनों में कंपटीशन होगा तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। When inductive effect and electromeric effects operate in opposite directions, जब ये opposite directions, जब एक ही डायरेक्शन में दोनों आए तो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो आपको परवाह नहीं होती, कोई बात नहीं, इसकी जो प्रॉब्लम थी वही आगे वो भी वो सेम प्रॉब्लम दे रहा है, सब हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन जब वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में होंगे तो फिर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस ले लेगा। तो ये था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और इसके साथ ही मैं इस वीडियो को वाइंड अप करूंगी। अगली वीडियो में मैं इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के डिफरेंसेस आपको बताऊंगी। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो वाइंड अप करती हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज इसे थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल, recommend it to your friends, and please keep returning for more videos in chemistry. Thank you for watching and bye bye for now.